प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ाई जाने वाली कक्षा 8 की बुक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पाठ 1 पढ़ेंगे। तो देखिए, पाठ 1 है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। व्यापारिक मार्ग, पहले मार्ग की बात देखते हैं। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। तो 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश मुख्य थी। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जो है वो जल और थल द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। इसकी जल और थल के द्वारा जो व्यापार होता था उन मार्गों की संख्या 3 थी। जो प्रथम मार्ग था वो फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से ईरान, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। जो दूसरा रास्ता या दूसरा मार्ग था वो लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं। और तीसरा मार्ग जो है वो मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। यानी कि जो व्यापार होते थे वो इन 3 मार्गों से होते थे। तो इस प्रकार यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार यानी मोनोपोली जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया। कैसे रोक दिया? 15वीं शताब्दी यानी कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। ये एक जगह है। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। कैसे? क्योंकि जो कुस्तुनतुनिया नगर था ये व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। यहाँ व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन जब तुर्कों द्वारा इस मार्ग पर कब्जा कर लिया गया तो यूरोप और भारत के मध्य जो व्यापार था उसको बहुत बड़ा धक्का लगा। अब रास्ते ही नहीं बची। अब क्या हुआ? समुद्री मार्ग की खोज। जब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ किया तो इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी। मतलब एक आइडिया लगाया, चलो घूमते हैं, निकलते हैं, कहीं कोई रास्ता निकल आता है तो ठीक है। तो क्या हुआ? कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं और रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। क्या दिखाए? जैसे वैसे क्या होता कि राजा लोग जाने नहीं देते, उन पर खर्चा नहीं करते, तो इसलिए क्या उन्होंने किया कि राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं और रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। मतलब धन क्या? कि राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना, कीमती धातु, सोना, चांदी आदि व मसालों के फायदेमंद व्यापार से कर एकत्रित करने की संभावना थी। धर्म था ये कि ईसाई धर्म का दूर दराज इलाकों में प्रचार करना। ध्वज यानी यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराए, जिससे उनका साम्राज्य बढ़े। तो इससे क्या हुआ कि यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों की समुद्री यात्राओं पर खर्चा खूब किया। अब इन नाविकों ने एक कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं की। ये एक घड़ी की तरह होता है। इससे क्या होता है? दिशाओं का ज्ञान होता है कुतुबनुमा से। तो कुतुबनुमा द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस
निकले तो ये भारत के लिए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अमेरिका की खोज कर दी। और पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी पर पहुंच गया। ये देखिए, आपको जो मैप में डैश 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 रास्ता दिखाई दे रही है, इस रास्ते से होता हुआ वास्को डिगामा जो है वो कालीकट पहुंचा था। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर में होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया। अब जब नया जलमार्ग मिल गया तो क्या हुआ, फिर यूरोप और भारत के मध्य व्यापार प्रारंभ हो गया। अब इस यूरोपीय व्यापार में पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। वो सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते और बहुत बड़ा मुनाफा कमाते। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर में कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाजत के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। फिर क्या हुआ, वास्को डिगामा के जब भारत वास्को डिगामा आ गए, तब एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भी भारत आने लगे। अब जब हर जगह के व्यापारी भारत आने लगे तो क्या हुआ कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़ लग गई। अब व्यापार के लिए धन, लंबी यात्रा करने वाले जहाज तथा नाविक तीनों साधनों का बहुत अधिक महत्व था। यानी कि धन भी चाहिए होता था और जहाज भी चाहिए होता था और नाविक भी चाहिए होते थे। तो इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी 1600 से 1670 के बीच में यहाँ पर व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। व्यापारिक कंपनियां क्या होती हैं, जैसे किसी व्यापार में अगर 100 रुपए लगने हैं तो कई हिस्सेदार से थोड़ा थोड़ा पैसा ले लिया जाए। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी पूंजी लगाते थे और उस पूंजी पर जो मुनाफा होता था उनको आपस में बांट लेते थे। तो हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, हॉलैंड में जो स्थापना हुई थी वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। आज भी जो निजी कंपनियां हैं वो इसी तरह पूंजी इकट्ठा करती हैं, शेयर के रूप में पूंजी इकट्ठा करती हैं। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। अब अगर प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहले कौन व्यापार करने आया, तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा, दमन दीव में अपने व्यापारिक केंद्र जो हैं वो स्थापित किए। विदेशी कंपनियों ने इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी या फैक्ट्री कहा। अब कोठी और फैक्ट्री क्यों कहा जाता था, ये जो है फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। फैक्टर शब्द का अर्थ होता है एजेंट। कंपनी की ओर से काम करने वाले व्यापारी या एजेंट जिस कोठी में कार्य करते थे उन्हें फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियों की बस्तियों के लिए सैनिक भी रखे जाते थे। कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी। इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों के सशस्त्र सैनिक तैनात रहते थे। ये तो बात हो गई कि कोठी या फैक्ट्री किसे कहा जाता है। अब वास्को डिगामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते बाहर आने लगे। अब इन लोगों ने तो खोज कर ली थी। उस समय तक हिंदुस्तान में किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात तक नहीं सोची। अब जो हॉलैंड के निवासी थे उनको क्या कहते थे, डच कहते थे। हॉलैंड के निवासियों को क्या कहते हैं, डच। ये कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम और चिनसूरा में इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र
खोले। यानी कि जो हॉलैंड के निवासी थे, जिनको डच कहा गया, इन्होंने कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम और चिनसुरा में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माही स्थानों में अपने व्यापार के मुख्य केंद्र बनाए। अंग्रेजों ने अपने को केवल समुद्र तट तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार स्थानों पर व्यापारिक केंद्र बनाए। अब भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में लगे रहते हैं। उनकी कोशिश रहती कि वे भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सकें, फिर वो इस सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमा सकें। उन्होंने पाया कि सूरत, मसूलीपट्टनम जैसे बड़े बंदरगाह पर जो सामान व्यापारियों द्वारा बिकने लाया जाता वो महंगा मिलता। इसलिए यूरोप के व्यापारियों ने क्या किया, अब गांव-गांव में अपना आदमी या एजेंट भेजकर सीधे कारीगरों से माल खरीदने की कोशिश में लगे रहते, ताकि उनको क्या हो, माल सस्ता मिल सके। समय के साथ पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों से इनके सबके मुकाबले में कमजोर पड़ गई। कुछ समय तक किसी एक का भारत के व्यापार पर अधिकार नहीं जम पाया। ये जो विदेशी कंपनियां थीं, इन्होंने व्यापार में लाभ के लिए, मतलब किसी भी तरह हमें व्यापार में लाभ हो, साम दाम दंड भेद के तरीकों को अपनाया। कैसे? उन्होंने बादशाहों और राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाजत मांगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए ये खुशामद भी किया करते थे। फलस्वरूप राजाओं के अधिकार पत्र, फरमान जारी किए। राजाओं ने क्या कर दिया, अधिकार पत्र इनको दे दिया, जिनको फरमान कहा जाता था। व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट मांगी। इसके बदले उन्होंने बादशाहों को और राजाओं को क्या हुआ, नवीन वस्तुएं भेंट की। इसी में जब यहाँ पर मुगल बादशाह जहांगीर थे, तो उनके दरबार में कैप्टन हॉकिंस आए थे 1608 ईस्वी में। ये पहले अंग्रेज राजदूत थे। अगर आप पूछा जाता है मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन आया था, तो 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आए थे। इसके बाद सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। जब उसने मुगल जहांगीर के दरबार की शान और शौकत देखी तो उसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। उसने क्या किया, उसने सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने भेंट किए और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली एक बग्गी दी। बग्गी यानी कि घोड़े से चलने वाली एक गाड़ी होती है। इससे क्या हुआ, जहांगीर बहुत प्रसन्न हो गया। और जो हिंदुस्तान के राजा लोग थे, उनके मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का असर भी था। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त नौसेना ही कर सकती थी और हिंदुस्तान के जहाजों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की जरूरत थी। इन नीतियों व स्थितियों का फायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। उन्होंने कई टैक्स न देने की छूट भी मांग ली थी। जमीन खरीदकर उन्होंने अपने गोदाम, घर, बंदरगाह और अपने अपने किले भी बना लिए। तो बच्चों, इस पाठ में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े सभी एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और सपोर्टिव वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल